हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका हिंदी की नई वीडियो में। बीए थर्ड ईयर से ये क्वेश्चन है हमारा पल्वन। पल्वन शब्द क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, अर्थ के साथ साथ डेफिनेशन जितनी भी साथ में दी गई हैं इसके साथ हम इसकी जो है विशेषताएं भी करेंगे। तो दोस्तों, पल्वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है पत्रकारिता के। और एक क्वेश्चन और आएगा आपका इसके थर्ड, वो भी मैं आपको कराऊंगी। पल्वन, पत्रकारिता और ये फीचर, तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों के बीच से कोई भी आपको शॉर्ट में और ऐसे टाइप में आ सकता है, तो तीनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। यहाँ हम आज करने जा रहे हैं पल्लवन शब्द। पल्लवन शब्द होता क्या है? पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है विस्तार। यह शब्द अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द का अनुवाद है। यानी जैसे बोल देते हैं किसी चीज को एक्सपेंड करना, ये वो वर्ब है। यहाँ एक्सपेंशन, यहाँ पे क्या आएगा? एक्सपेंशन, यहाँ पे विस्तार है, यानी कि एडजेक्टिव। तो इस शब्द का अनुवाद है एक्सपेंशन मीन्स विस्तार। पल्लवन एक प्रकार की गद्य रचना है, यानी जिसमें हम किसी भी लेसन को या किसी पैसेज को लिखते हैं, किसी आर्टिकल को लिखते हैं, जिसमें किसी विचार या विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन हो। अब यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में यहाँ पे हमने राम प्रकाश जी की डेफिनेशन लिखी है, परिभाषा। पल्लवन एक प्रकार की गद्य रचना है। इसमें किसी सूत्र, उक्ति, विषय या विचार बिंदु का कल्पना के सहारे मौलिक और उन्मुक्त भाषा शैली में किया जाता है, यानी इसका लेखन कार्य है। ये गद्य रचना है, लेखन कार्य इसका किसी सूत्र, उक्ति, विषय या विचार बिंदु, इनका कल्पना के सहारे मौलिक और उन्मुक्त भाषा शैली में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसकी विशेषताएं, यानी पल्लवन शब्द की विशेषताएं क्या होती हैं। पल्लवन का यहाँ पे मतलब कहाँ आता है? जहाँ हम गद्य रचना करते हैं किसी मीडिया के थ्रू या किसी साहित्य के थ्रू। ठीक है दोस्तों, पल्लवन की विशेषता में क्या बताएंगे, क्योंकि ये गद्य रचना है तो वही पॉइंट हम पहले ले लेते हैं। गद्यात्मक रचना यानी गद्यात्मक रचना जो इसकी है, यानी पल्लवन जो है गद्य में रचित एक विधा है, मेथड है। विचारों का जितना वर्णन गद्य विधा में मिलता है उतना पद्य विधा में, यानी कि जितना कि लिटरेचर में मिलता है, लिटरेचर तो सारा ही होता है, जिसमें प्रोज में मिलता है, प्रोज में मिलता है, उतना ही पोइट्री में नहीं दिखाई देता। ठीक है, प्राचीन काल से ही सूत्र विश्लेषण के लिए गद्य का ही प्रयोग किया जाता है, किंतु यह गद्य रचना भी एक सीमा में रहकर रची जाती है। पहला पॉइंट क्या था? गद्यात्मक रचना। ठीक है, दूसरा है प्रवाहमयता यानी फ्लो। निश्चय ही पल्लवन एक सुगठित इकाई है, यानी अच्छे से इसको गठित किया गया है। इसमें जिन भावानुभूतियों यानी भावना को प्रस्तुत किया जाता है, उनमें एक प्रवाह उपेक्षित है, उनमें एक विशेष गति बनी रहती है, यानी कि फ्लो बना रहता है। यदि भाव ही बिखरे होंगे तो हम किसी कृति का निर्माण नहीं कर पाएंगे, यानी भावनाओं को संजोना प्रवाहमयता कहलाता है। अतः उसमें प्रवाह को बनाए रखने के लिए और विचारों को सुगठित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब है जो हमारे विचारों सहज होने चाहिए, सहजता तीसरा पॉइंट है। साहित्य की दृष्टि से किसी भी विधा के लिए सहजता अनिवार्य है। पल्लवन प्रक्रिया में मौलिकता, पल्लवन के प्रतिपादन में सहजता आवश्यक है, वहां उसके विषय के प्रतिपादन में यानी विषय को लिखने के प्रयास में सहजता ज्यादा जरूरी होती है। अब सहजता किन शब्दों से होती है? शब्द योजना अगला पॉइंट ऐसे याद कीजिए। निश्चय ही पल्लवन एक स्वतंत्र तथा मौलिक रचना है, इसलिए इसकी रचना में जिस भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित न होकर विषय में अनुकूल होने चाहिए, ताकि विषय पाठकों के सामने स्पष्ट रूप से आए। ठीक है दोस्तों, ये फोर्थ पॉइंट है। अब जो ये हमने शब्द लिए हैं वो मौलिकता के आधार पर अच्छे होने चाहिए, यानी कि मौलिकता क्या होती है? एक तरह से मोरालिटी। किसी भी विषय में, खासकर पल्लवन में, मौलिकता का होना नितांत आवश्यक है। मौलिकता क्या होती है? एक तरह से किसी भी चीज की मोरालिटी या किसी भी चीज का नयापन होना। ठीक है,
पल्लवन में मौलिकता का होना नितांत आवश्यक है। यहाँ मौलिकता से अभिप्राय है नवीनता से, यानी नई नई चीजें ऐड करना, यानी समय के अनुसार चलना। अब यहाँ पे सृजनात्मकता की पहली आवश्यकता जो है मौलिकता ही होती है, यानी किसी चीज का भी जब हम सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसकी सबसे पहली डिमांड क्या है कि वो मौलिक होना चाहिए। मौलिकता में ही व्यक्ति का निजी अनुभव यानी उसका सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, किस तरह से वो किस विचार को यानी किन मौलिक विचारों को अपने पल्लवन में, अपने विषय राइटिंग में, विषय लेखन में यूज कर सकता है। यानी उसका दृष्टिकोण कैसा है, यानी परसेप्शन कैसा होना चाहिए लेखक का, वो भी इसमें झलकता है। और वो जब लिखने के बाद अपने विषय का, अपने कंटेंट का जो है विश्लेषण करता है, ये भी इस चीज में होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है। अब इसके बाद इसमें अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा पल्लवन की प्रक्रिया, वो भी मैं आपको इसी में अभी के अभी जस्ट कराती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन से यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन निकाले हैं। दोनों में से अगर दोनों ही आ जाते हैं तो आप यहाँ से दोनों ही कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे खाली विशेषता पूछी जाती है तो यहाँ आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। इसके बाद अगर प्रक्रिया भी साथ में पूछ ली जाती है, मान लीजिए 5 से 6 या 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता है प्रक्रिया के साथ, तो आप यहाँ पे प्रक्रिया भी कीजिएगा। प्रक्रिया लिखने का तरीका यानी क्या नियम कानून है, वो सारी चीजें भी यहाँ से आपको पता लगेंगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों हम करेंगे पल्लवन की विशेषता के बाद पल्लवन की प्रक्रिया, यानी इसको लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके लिखने के क्या नियम कानून होने चाहिए, किस तरह के शब्द इसमें और किस तरह के वाक्य इसमें यूज करने चाहिए, ये सब हम जानेंगे अभी इसकी प्रक्रिया में। ओके, तो पहला पॉइंट इसका है पल्लवन की विषय वस्तु, यानी जिसका कंटेंट हम लेते हैं उसको चुनते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि पल्लवन का विषय हमारी नॉलेज, हमारे ज्ञान, हमारे टैलेंट के दायरे में होना चाहिए। अगर हमें किसी विषय के ऊपर लिखते हुए उस चीज के विषय में नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो, तो वो चीज जो है अधूरी और अप्रासंगिक मानी जाती है। यानी हम किसी भी विषय के प्रति जब भी लिख पाएंगे तो हम उसके प्रति हमें उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें है कंटेंट हमने ले लिया है, दूसरा नियम इसमें क्या है, उस कंटेंट पे हम चिंतन और मनन करेंगे कि भी हमें आगे इसके बारे में क्या क्या विस्तृत रूप में लिखना है, और किन सूत्रों का, किन वाक्यांशों का और किन लोकोक्तियों को हम इसमें यूज करेंगे, उनको कंठस्थ याद यानी कि उनको हम याद कर लेंगे। थर्ड है कितना विस्तार देना है, कितना स्पष्ट लिखना है इस विषय को, ये भी हमें पता होना चाहिए। पल्लवन की प्रक्रिया में कुछ दृश्यों का सहारा, पिक्चर्स का भी सहारा लिया जा सकता है ताकि विषय सामग्री जो है रोचक हो जाए। यानी जैसे बुक्स देखते हो आप छोटी क्लासेस में, किसी भी विषय लेसन से रिलेटेड जो भी पिक्चर दी गई होती है वो उसको और अच्छे से समझाने के लिए और उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि उसका एग्जाम्पल देने के लिए भी काम आती है। मूल भाव के साथ साथ जो है सहयोगी भावों को भी समझ लेना चाहिए। अब जो मूल भाव है हमारे किसी भी विषय के ऊपर लिखने का, उसके साथ साथ हम उससे रिलेटेड यानी दूसरी बात भी, यानी एक सेंटेंस 2 भाव को समझा सकती है, जिसमें हम सहयोगी भाव को भी बता पाते हैं। अब पल्लवन का जो विषय है विस्तृत होना चाहिए, लेकिन इतना भी विस्तृत ना हो कि उसको पाठक समझ ही ना पाए, और इतना भी सीमित नहीं होना चाहिए कि पाठक पढ़कर उसका मूल भाव ही ना निकाल पाए। तो यानी कि विस्तार के साथ साथ उसकी सीमा दोनों का मेल होना चाहिए। लिखने के बाद एक बार शुरू से अंत तक उसको पढ़ लेना चाहिए, यानी कि दोबारा से उसको रीड कर लेना चाहिए, ताकि वहाँ पे आपको अपनी गलतियों का या आपको उसके ज़्यादा विस्तृत या ज़्यादा सीमित होने का पता लगे, या कहाँ पर आपने रोचकता नहीं डाली है वो भी आपको पता लगेगा। इस प्रक्रिया में वर्तनी जो है यानी स्पेलिंग, यानी वाक्य विन्यास क्या होता है, जो जहाँ पे वाक्यों में किस तरह से हमने गैप दिखाया है, और शब्द विन्यास यानी शब्दों में कितना गैप दिखाया है, इसका सहारा हमें लेना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि भी हम एक सेंटेंस के अंदर ही शब्द लिख देते हैं, उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिखाते हैं, जिससे उसकी जो है पूरी की पूरी मीनिंग यानी कि अर्थ ही खो जाता है। तो हमें वाक्य विन्यास और जो है शब्द विन्यास, इन चीज़ों का यानी स्पेलिंग का साथ भी रखना चाहिए। पल्लवन लिखते समय किसी विचार या भाव की आलोचना नहीं करनी चाहिए, यानी किसी के द्वारा दिए गए विचार या हम खुद अपने ही विचार को लिख रहे हैं, हमने पहले पॉजिटिव लिख दिया फिर उसकी नेगेटिविटी भी साथ के साथ बता दी, तो वो पाठक के मन पर जो है सीधा असर नहीं डालती, पाठक का ही हमारे प्रति नेगेटिविटी हो जाना तय है। भाषा कैसी होनी चाहिए पल्लवन की, सरल स्पष्ट सहज होनी चाहिए, ये लिख सकते हैं हम, स्पष्ट भी होनी चाहिए,
और भाषा व्याकरण की दृष्टि से है जो इसकी सही होनी चाहिए, यानी व्याकरण की दृष्टि से जो आपके पल-वन के लेखन कार्य है वो भी शुद्ध होना चाहिए। इसमें बहुत सारी सेंटेंसेस आप और भी जोड़ सकते हैं, यानी लिखने का तरीका, इसमें आप और भी बहुत सारी चीजें ऐसी जोड़ सकते हैं जो आप, अगर आप इस पे थोड़ा सा भी चिंतन मनन करें तो आपको पता लग जाता है कि पल-वन लिखते समय, यानी कोई भी विषय पर लिखते समय हमें क्या क्या नियम कानून का जो है पालन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपकी वीडियो जिसमें पल-वन का अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषता और इसकी प्रक्रिया मैंने एक साथ बताई है। तो यहाँ पे आप वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। और अगर आपको किसी और विषय से रिलेटेड या किसी टॉपिक या कंटेंट से रिलेटेड वीडियो भी यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।